नमस्कार दोस्तों। आज हम डेली करंट अफेयर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे 6 और 7 जुलाई के। तो आपका स्वागत है आईएएस की तैयारी में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने डेली करंट अफेयर्स। तो आज का जो पहला करंट अफेयर जो हम डिस्कस करेंगे वो लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स के रिलेटेड है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, तो गवर्नमेंट ने अभी एक रिसेंटली नया लॉ बनाया है, नेशनल लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी एंड एडवांस प्रेडिक्टेबिलिटी एक्ट। और ये जो एक्ट है ये रिप्लेस करेगा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन गुड्स एक्ट 1993 को। तो ये इसीलिए न्यूज़ में आया है। अब आप नए लॉ को बनाने की क्या ज़रूरत थी, तो अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि नया लॉ जो है वो क्यों लाया गया है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ छोटी सी चीज़ें, जैसे लॉजिस्टिक्स क्या होता है और मल्टी मॉडल जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या होता है। लॉजिस्टिक्स जो है वो आपके उन सारे यातायातों को अपने अंतर्गत लेते हैं जो कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट जो है वो मल्टी मॉडल क्या होता है। मल्टी मॉडल में क्या होता है कि आप डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ताकि एक रिसोर्स को या एक रॉ मटेरियल को या किसी भी प्रोडक्ट को आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक लेके जा रहे हैं। अभी इसका जो एग्जांपल है वो आप समझ सकते हो, जैसे इंडिया म्यांमार मल्टी मॉडल ट्रांजिट नेटवर्क है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ किया जा रहा है। तो ये एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन का एक एग्जाम्पल है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ने जो एक्ट लाया है उसका एम क्या है। तो ये जो नया एक्ट है वो बहुत जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है, डिफरेंट तरह के लोग हैं या फिर बोल सकते हैं डिफरेंट तरह के स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी डेफिनेशन को होल्ड करेगा कि किस डेफिनेशन के अंदर कौन आता है। मतलब एक क्लैरिटी मिलेगी आपको कि कौन सा स्टेक होल्डर जो है वो कौन सी डेफिनेशन के अंडर फॉल करता है। उससे क्या होता है, एक ईजीनेस हो जाता है पॉलिसी बिल्ड करने में। और किसी भी अगर पॉलिसी का टारगेट किसी भी स्टेक होल्डर को बनाया जा रहा है तो वो वहाँ स्टेक होल्डर्स की डेफिनेशन ईजी हो जाती है। और ये एक जो है एक ऐसा रेगुलेटरी मैकेनिज़्म तैयार करेगा जो इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। इससे क्या होगा कि अगर कोई भी पॉलिसी जो है वो इजीली अंडरस्टैंड की जा सकती है, तो उससे क्या होता है कि जो भी फॉरेनर है या फिर कोई भी इंटरनेशनल मार्केट है उनको भी समझने में इजी होती है। और जो मैकेनिज़म्स हैं जब वो इजी होंगे तो जब हमारा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो रैंकिंग है वो भी इंक्रीज़ होगी, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ होती है। और इससे क्या होगा, हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी जो है रिडक्शन होगा। जब इस और नेक्स्ट जो है वो ये है कि हमारी जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसकी जो रैंकिंग है वो भी इम्प्रूव होगी। यहाँ पे बताया गया है कि 2018 में जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारी जो रैंकिंग थी वो 44 थी। यहाँ से जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीलिम्स के लिए बन सकता है वो है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो कौन रिलीज़ करता है। जो हमारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो वर्ल्ड बैंक जो है वो रिलीज़ करता है। अभी अगर हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखें लॉजिस्टिक सेक्टर्स के लिए, तो क्लैरिटी जो है कि कौन स्टेक होल्डर्स कौन सी डेफिनेशन के अंदर आता है उसके ऊपर क्लैरिटी बहुत कम है या नहीं है बोल सकते हैं। जो ये सेक्टर है लॉजिस्टिक सेक्टर वो हाईली फ्रेगमेंटेड है, मतलब कोई इंटीग्रेशन नहीं है ना पॉलिसीज़ में ना स्टेक होल्डर्स में। मतलब सब अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं, उसकी वजह से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। और पुअर मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप देख सकते हैं कि लॉजिस्टिक कॉस्ट में या फिर डिले ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किसकी वजह से होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि जो रोड्स हैं वो प्रॉपरली बिल्ड नहीं है, या फिर जो हमारे डॉकयार्ड्स होते हैं वो प्रॉपरली बिल्ड नहीं है, या उस चीज़ के बारे में किसी को नॉलेज नहीं है। तो ये हमारा जो है था वो फर्स्ट करंट अफेयर था। सेकंड जो है वो ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड है। इस पे जो बेसिकली मुद्दा ये है कि बहुत सारे स्टेट्स ने जो है अपना कंसर्न जाहिर किया है। ठीक है, तो अभी ये ड्राफ्ट है और ये बिल की फॉर्म में है, अभी ये एक्ट नहीं बना है। तो बेसिकली ये बिल को लाने का रीज़न क्या था, बिल को लाने का रीज़न है कि जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है उसको अमेंड किया जाएगा। और ये जो उस 2003 में जो ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज हैं, लिक्विडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल सॉल्वेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस करेगा। अब इस बिल को जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो डिफरेंट स्टेट्स ने दिया है। उनके जो कंसर्न्स है, एक तो यही है कि जो पावर का रेट है वो इंक्रीज़ होगा, और दूसरा ये है कि इसके कारण जो है वो कह रहे हैं कि जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो हमारे फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है इंडिया में, वो उसको भी जो है वो कर्ब कर रहा है। मतलब जो है सेंट्रलाइजेशन इंक्रीज़ हो रही है इस बिल को लाने के बाद। तो देख लेते हैं कि जो प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं वो क्या हैं और ऐसा क्यों बोला जा रहा है। तो इसमें जो अमेंडमेंट जो की गई है, जो बिल है, जो ड्राफ्ट बिल बनाया गया है, उसमें यह है कि जो टेरिफ्स हैं
उनको दिया जाएगा, और जो कस्टमर है उनको डायरेक्ट डीबीटी जो है वो सब्सिडी की फॉर्म में प्रोवाइड करी जाएगी। तो इस पे बेसिकली कंसर्न क्या है, कंसर्न ये है कि जो सब्सिडी है वो स्टेट की फाइनेंशियल और ऑपरेशनल पावर जो है उसको अफेक्ट करेगी। अब ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे सब्सिडीज़ देते हैं, और सब्सिडी देने से हमें पता है क्या होता है, उससे जो है एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का इंक्रीज़ होता है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर उसको बोल सकते हैं, इंक्रीज़ होता है। वो गवर्नमेंट का जो भी एक्सचेकर होता है या उनका बोल सकते हैं जो भी उनका ख़जाना होता है उस पर उसका दबाव पड़ता है। और अगर सब्सिडीज़ जो हैं वो टाइम से कस्टमर्स को नहीं प्रोवाइड की गई तो ये पावर डिस्कनेक्शन को भी लीड कर सकता है, इससे पावर डिस्कनेक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कॉम्स। डिस्कॉम्स मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। इसके ऊपर कंसर्न क्या है कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है डिस्कॉम्स का तो वो एक कार्टलाइजेशन या फिर गुट बना सकते हैं, जिससे वो पावर का जो है रेट जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो ये है इसके अंडर जो प्रपोज अमेंडमेंट की इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेंस अथॉरिटी जो है वो उसके अंदर बनाई जाएगी, जिसको सेंटर अपॉइंट करेंगे। जबकि ये इसीलिए ये बोला जा रहा है कि ये जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन की जो फॉर्म है, फेडरलिज्म की फॉर्म है, उसको अफेक्ट कर रहा है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेंस अथॉरिटी होगी, इसके अंदर सारी सिविल कोर्ट की जो है वो पावर्स रहेंगी। तो इसमें जो है क्योंकि सेंटर यहाँ पे अपॉइंट कर रहा है, इसलिए कंसर्न जो जाहिर किया गया वो ये है कि जो स्टेट्स हैं वो अपनी ऑटोनॉमी जो है, अपनी स्वतंत्रता जो है वो लूज़ कर देंगे। ठीक है, तो यही था इसके बारे में। तो ये आपको पता होना चाहिए, दोनों पॉइंटर से प्रीलिम्स और एज वेल एज मेन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हो जब इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में प्रॉब्लम्स के लिए रिलेटेड बात आएगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है चाइना एंड भूटान। तो ये कॉन्टेक्स्ट में क्यों है, क्योंकि ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि चाइना ने भूटान के ईस्टर्न सेक्टर पे अपना जो है क्लेम जाहिर किया है। जो ईस्टर्न सेक्टर जिस पे अपना क्लेम जाहिर किया है वो है साकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उस पर उन्होंने अपना क्लेम जाहिर किया है। ऑलरेडी जो चाइना और भूटान के बीच में डिस्प्यूटेड एरियाज़ है वो है जकारलंग, पसामलंग और ढोकलाम प्लेट्यू। ढोकलाम प्लेट्यू के बारे में तो आपको पता होगा क्योंकि ये रिसेंटली बहुत न्यूज़ में था। जो ये इंडिया, भूटान और चाइना के ट्राई जंक्शन पे है, जहाँ पे इंडिया और भूटान की आर्मी का स्टैंड ऑफ रहा था फॉर मोर देन 75 डेज़। तो यहाँ पे इंडिया का कंसर्न क्या है कि चाइना का जैसे प्रेजेंस था ढोकलाम में, तो उसकी वजह से चाइना जो था हमारे चिकन नेक कॉरिडोर के बहुत करीब आ रहा था। तो हमें ये पता है कि माओ की 5 फिंगर पॉलिसी में जो है अरुणाचल प्रदेश को वो क्लेम करते हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि ये चाइना अगर इस ट्राई जंक्शन में या ढोकलाम पे अपना क्लेम करने में जाहिर हो जाता तो चाइना जो है आने वाले फ्यूचर में चिकन नेक कॉरिडोर पे भी अपना क्लेम कर सकता था। और उसके बाद जो है हमारा ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ के साथ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हैं या कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, वो कट डाउन कर सकता था। तो इसलिए जो है वो ढोकलाम जो है वो इंडिया के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और चाइना की अपनी माओ की जो पॉलिसी है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट देखते हैं इंडिया और भूटान की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है 2007 में, उसमें जो है वो ये दोनों बोलते हैं कि हम लोग कॉपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ ताकि एक दूसरे के नेशनल इंटरेस्ट को जो है हम लोग रिस्पेक्ट कर सकें और कहीं ना कहीं वो हैम्पर ना हो। तो ये 2007 में जो है वो रिवाइज़ की गई थी। तो अभी देख लेते हैं कि कहाँ पे जो है वो चाइना ने जो है अपना क्लेम जाहिर किया है। तो ये वाला वो एरिया है, यहाँ पे मार्क किया गया है साकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इस पे चाइना ने अभी रिसेंटली अपना क्लेम जाहिर किया है। इससे पहले जो चाइना के क्लेम्स थे वो या तो नॉर्दर्न एरियाज़ में रहते थे या तो या तो वेस्टर्न एरियाज़ में रहते थे। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना ने अपना जो क्लेम है वो वेस्टर्न टेरिटरी में जो है वो दिखाया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो विंटर डीजल से रिलेटेड है। विंटर डीजल जो है अभी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जो है विंटर डीजल को जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। ये विंटर डीजल क्यों इंपॉर्टेंट है? हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में जाते हैं या ऐसे एरियाज़ में जाते हैं जहाँ बर्फ़ गिरी होती है, तो वैसे वैसे जो हमारा फ्यूल है वो भी जमना स्टार्ट हो जाता है और व्हीकल्स जो हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? इसमें ऐसे एडिटिव्स जो हैं वो डाले जाते हैं जिससे जो हमारे फ्यूल की विस्कोसिटी है वो कम हो। अगर फ्यूल की विस्कोसिटी कम होगी तो आप अगर कोई चीज़ जो है वो 0 डिग्री पे फ्रीज़ करती है तो वो और नीचे जाके जो है वो फ्रीज़ करेगी। इट कुड बी -10, -20 और -30, इट कुड बी एनीथिंग, बट इट वुड नॉट फ्रीज़ एट इट्स यूजुअल टेम्परेचर। और जो है
क्या एडवांटेज ये है कि C10 रेटिंग जो होती है वो हाईएस्ट होती है और इसमें जो है जो सल्फ़र कंटेंट है वो भी कम है। अब सल्फ़र कंटेंट अगर कम है तो उसकी वजह से क्या होगा कि डीजल जो इंजन्स हैं उनमें एकम्युलेशन कम होगा। अगर एकम्युलेशन कम होता है तो उतनी जल्दी जो है कोई भी मटीरियल जो है वो फ्रीज़ नहीं करेगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट मैनेजर बोर्ड की। अभी जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक कमेटी को अपॉइंट किया है ताकि वो इन्वेस्टमेंट मैनेजर बोर्ड को जो है वो अपॉइंट करने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं उनके बारे में बता सके। अब ये इन्वेस्टमेंट मैनेजर बॉडी जो है उसको क्यों बनाया जा रहा है, इसके रीजंस है कि जो भी हमारे हाईवे के प्रोजेक्ट्स रहते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर, उनको कंप्लीट करने के लिए जो मनी है उसको रेज़ करना या फंड्स को रेज़ करना, तो वो काम रहेगा इन्वेस्टमेंट मैनेजर बोर्ड का। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले क्या था, कैबिनेट जो मिनिस्ट्री थी उन्होंने जो है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उनको ऑथराइज़ किया था कि वो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट जो है उनको बोल सकते हैं जो है नेशनल हाईवेज़ को मोनेटाइज करने के लिए या फंड रेज करने के लिए। जो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है उनका काम क्या है, ये एक म्यूचुअल फंड की तरह है जो कि इंडिविजुअल से या किसी भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से जो है वो फंड रेज करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम किसके बारे में है, ये प्रोग्राम है लाइवलीहुड और रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में जो है लॉन्च किया गया है ताकि वो पुअर और मार्जिनलाइज्ड ट्राइबल फैमिलीज़ को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सके। अब इसके फोकस एरियाज़ क्या हैं, वो ये है सोशल मोबिलाइजेशन करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना। कैपेसिटी बिल्डिंग में जो हमारा आता है वो ये है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड किया जाए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, मतलब बेसिक एमिनिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाए, उनको जो है वो सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। नेक्स्ट जो है हमारा वो ये है कि उनके इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज़ में जो है उन पे ज़्यादा फोकस किया जाए ताकि उनका जो इनकम जनरेशन है वो इंक्रीज़ हो, मतलब उनकी लाइवलीहुड जो है वो प्रमोट हो। ये जो प्रोग्राम है ये अभी जो है नॉर्थ ईस्ट की 4 स्टेट्स में चलाया जा रहा है, दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और मेघालय। ये जो प्रोग्राम है ये जॉइंट इनिशिएटिव है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का और मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, और ये जो है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का जो है ये इनिशिएटिव है, जॉइंट इनिशिएटिव है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड है। इनका जो जन्म है वो 1863 में हुआ था और जो डेथ है वो 1902 में हुई थी। इनका जो ओरिजिनल नाम है वो नरेंद्र नाथ दत्त है। बेसिकली ये जो है रामकृष्ण परमहंस के जो थे वो शिष्य रहे हैं। इनका जो बेसिक फोकस एरिया था वो वेदांता फिलॉसफी पे था। ये जो है इन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन को, रामकृष्ण मठ को जो है 1897 में इस्टेब्लिश किया। ये जो है वो वो हमें पता है चिकागो में इन्होंने एक स्पीच दी थी 1893 में, जहाँ पे इन्होंने हिंदुइज़्म की फ़िलॉसफी को जो है वहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। ये बहुत जो है फेमस स्पीच है इनकी। इनके जो डिफरेंट तरह के इन्होंने जो काम किए गए हैं वो यहाँ पे मेंशन है, आप एक बार प्लीज़ इस स्लाइड को गो थ्रू कर लीजिएगा। और इसके साथ जो है हमारे आज के करंट अफेयर्स जो हैं वो यहीं ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट में आपसे मिलेंगे अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए आप।